हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक। कई बच्चे पूछ रहे हैं मैम आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, तो आप देख लें ये हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो कक्षा 11 एवं 12 के लिए हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक में शामिल बुक है और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा ही है। तो पिछले वीडियो तक हमने जैन धर्म तक पढ़ लिया था, जैन साहित्य पढ़ चुके। आपको पता है सिद्ध जो बौद्ध धर्म था उसकी दो शाखाएं होती है, हीनयान और महायान। आपको याद होगा हमने वज्रयान शाखा में सिद्धों को पढ़ा था। महायान की दो शाखाएं होती है, एक सहजयान और एक वज्रयान। तो सहजयानियों को नाथ कहा जाता है और वज्रयानियों को सिद्ध कहा जाता है। तो सिद्ध संप्रदाय हमने पढ़ लिया है सिद्ध साहित्य के बारे में, जो वज्रयानी थे अर्थात तंत्र मंत्र की साधना पर ध्यान देते थे। आज हम पढ़ेंगे सहजयानियों के बारे में जो नाथ कहलाते हैं। तो नाथ साहित्य देखें। आदिकाल में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य तथा नाथ साहित्य अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्गी, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। कि जो नाथ पंथ है वो तो नाथ संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है, सिद्ध मत है वो सिद्ध मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है, योग मार्ग है वो योग संप्रदाय के नाम से, और अवधूत मत है वो अवधूत संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। यह मुख्यतः दो संप्रदायों के नाम से विशेष जाना जाता है, एक तो सिद्ध मत और एक नाथ मत। अभी बताया सिद्ध मत वज्रयानी कहलाए और सहजयानी कहलाए नाथ मत। इन दो भागों के नाम से पुकारे जाने का कारण क्या है कि पहला तो मत्स्येंद्रनाथ तथा दूसरा गोरखनाथ। एक किंवदंती है कि गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। तो गुरु कौन था? मत्स्येंद्रनाथ, और शिष्य कौन था? गोरखनाथ। किंतु मत्स्येंद्रनाथ परम योगी होकर भी नारी साहचर्य के आचार में फंस गए, यानी स्त्री प्रेम में फंस गए थे। तब उनके शिष्य गोरखनाथ को पता चला तो उनको सजग किया। तब से यह कथा प्रचलित हो गई। कौन सी कथा? ये पूछा भी गया है कई बार। जाग मच्छेंद्र गोरख आयो, ये गोरखनाथ के द्वारा लिखा हुआ है। पहले संत हम पढ़ते हैं, पहले नाथ गोरखनाथ। ये नाथ संप्रदाय के सशक्त प्रेरणेता थे। इस संप्रदाय के सुप्रसिद्ध योगी भी रहे हैं। राहुल सांकृत्याय ने इनका समय 845 ईस्वी माना है। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय हुए किंतु उन सबका विलय हो चुका था। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जगाना और शून्य समाधि का वर्णन मिलता है। कि इनकी रचनाओं में गुरु महिमा का वर्णन है, इंद्रिय निग्रह का वर्णन है, प्राण साधना, वैराग्य, मन की साधना, कुंडलिनी जगाना। कुंडलिनी जगाना वो होता है, आपने शक्तिमान देखा होगा जिसमें उसके पीछे वो चक्र से घूमते रहते थे, तो वो कुंडलिनी जगाना है। और शून्य समाधि में लीन होना, ये इनकी प्रमुख रचनाओं में है। गोरखनाथ का हठ योग भक्ति काल के कबीर के हठ योग में देखा जाता है। गोरखनाथ का जो हठ योग है वो ही भक्ति काल के कबीर के हठ योग में देखा गया है। हठ योग से तात्पर्य होता है यानी होता है सूर्य, और है यानी होता है चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा अर्थात सूर्य चंद्र को जागृत रखना। हठ योग में मन की शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इनकी कृतियों में षट चक्रों पर विशेष ध्यान है। अब षट चक्र आपको बताएं जो शक्तिमान वाले, तो इनकी कृतियों में षट चक्रों पर विशेष ध्यान है। नौलख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। यह मत जगत को अमूर्त बनाता है। अंजन माही निरंजन भेट्या, तिल मुख भेट्या तेल, मूरत माही अमूरत परस्या, भया निरंतर खेल। इनकी भाषा सिद्धों की भाषा थी। नाथों की भाषा भी कैसी थी? सिद्धों की भाषा जैसी ही थी। इसलिए नाथ संप्रदाय को बौद्ध धर्म के वज्रयान सहजयान शाखा से निकला हुआ मानते हैं। अभी बताया था बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान, और महायान की दो शाखाएं थी, वज्रयान और सहजयान। तो उन्हीं में से ये निकले हुए हैं, और उसमें से भी विशेषतया सहजयान से नाथ निकले थे। अब आए हैं चरपटनाथ। ये गोरखनाथ के शिष्य थे। आपको चरपटनाथ नाम से कुछ याद आया होगा, कुक्कुर के चनपट लगाना।
तो कुक्कुरपा के ये गुरु थे चरपटनाथ। ये गोरखनाथ के शिष्य थे जो बाह्य आडंबरों को रखने वाले साधुओं को फटकारते थे। ये कहते थे, इक सेती पटा इक नील पटा इक तिलक जनेऊ इक लंबी जटा, कि जो लोग बाह्य आडंबर करते थे, तिलक जनेऊ लंबी लंबी जटाएं और गले में पटा यानी वो जो वस्त्र हैं सुंदर वस्त्र वो धारण करते थे, तो उनके लिए ये फटकारते हैं चरपटनाथ। ये जाति के ब्राह्मण होने के कारण बड़े आचार विचार वाले योगी थे, किंतु आडंबर और पाखंड के विरोधी थे। अगले हैं चौरंगीनाथ। ये मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य और गोरखनाथ के गुरु भाई थे। किसके शिष्य हैं? मत्स्येंद्रनाथ के, तो इसीलिए गोरखनाथ के क्या हो गए? गुरु भाई, यानी एक ही गुरु के दोनों शिष्य हैं। कौन कौन? चौरंगीनाथ और गोरखनाथ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि पंजाब की लोक कथाओं में पूरन भगत की जो कथा की चर्चा होती है वे चौरंगीनाथ ही थे। ये कौन कहते हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। ये पहुँचे हुए सिद्ध योगी थे। इनकी रचना है प्राण सांकली। याद रखना है, चौरंगीनाथ की रचना कौन सी है? प्राण सांकली। अतः 13वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय का प्रचार बहुत ही तेज गति से हुआ। इन्होंने अपनी रचना शैली को उपदेश परक बनाकर संसार की माया और मोह का खंडन किया। इनका रहस्यवाद आगे चलकर कबीर के काव्य में प्रकट होता है। हिंदी साहित्य में नाथ संप्रदाय का प्रभाव इस प्रकार रहा। किस प्रकार से नाथ संप्रदाय का प्रभाव रहा? रचना याद रखना जरूर, चौरंगीनाथ की रचना है प्राण सांकली। अब देखते हैं हिंदी साहित्य में नाथ संप्रदाय का जो प्रभाव रहा वो किस प्रकार रहा। बौद्ध धर्म के प्रचार को कम करना था, ईश्वरवाद में आस्था का प्रसार करना था, अंतः साधना पर जोर देना था। कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कम करना इनका उद्देश्य था, ईश्वर की आस्था का प्रचार प्रसार करना इनका उद्देश्य था, और अंतः साधना पर जोर देना था। भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल आचरण कर जन जीवन में स्थान बनाना, यानी भारतीय मनोवृत्ति है उसके अनुसार आचरण करके जन जीवन में स्थान बनाना भी इनका उद्देश्य था। योग क्रियाओं का समावेश करके अनाचारी जीवन के प्रति वितर्षणा का भाव भरकर नाथों के जीवन को सदाचारी बनाना। कि योग क्रियाओं को अपनाते हुए अनाचारी जीवन के, यानी जो दुराचारी जीवन है उसके प्रति वितर्षणा का भाव भर के और सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करना ही नाथों का मुख्य उद्देश्य था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ संप्रदाय ने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिल गई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नाथ संप्रदाय ने ही आगे आने वाले जो भी धार्मिक ग्रंथ रचे गए या भक्ति काल की जो भी रचनाएं हुई उनके लिए बनी बनाई भूमि किसने तैयार की है? नाथ संप्रदाय वालों ने की है। ये कथन किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब अगला आता है अपने रासो साहित्य। तो रासो साहित्य के बारे में हमने पहले वीडियो में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि जो शुक्ल जी हैं उन्होंने जो वीर गाथा काल नाम दिया था सबसे पहले आदि काल को, तो वो उन्होंने रासो साहित्य के आधार पर ही दिया था। आपको 12 रचनाएं भी बताई थी रासो ग्रंथ की, तो उन्हीं रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल सबसे पहले के काल को कहा था। आदि काल में रासो ग्रंथ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदी के प्रारंभिक काल में निरंतर एवं निर्बाध रूप से रासो लिखे गए थे। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत प्रचलित हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इस संबंध में अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। फ्रांसीसी इतिहासकार गार्सा दे तौसी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय से मानी है। याद रखना, गार्सा दे तौसी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी? राजसूय से मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे मानी? रसायन से मानी है। शुक्ल के अनुसार बिसल देव रासो में रसायन शब्द बार बार आया है, इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से हुई है। नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी और आचार्य चंद्रवली पांडेय और आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है और सबसे प्रधान मत भी रासक का ही है।
चंद्रवली पांडेय और हजारी प्रसाद द्विवेदी किससे मानते हैं? रासक से मानते हैं। गारसाज और तहसी किससे मानते हैं? राजसूय से मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन से मानते हैं। द्विवेदी जी ने कहा, रासक वस्तुतः एक विशेष प्रकार का खेल या मनोरंजन है। रास में भी वही भाव है। वास्तव में रासो राजस्थानी भाषा डिंगल में राजाश्रय कवियों, विशेष रूप से चारण जाति के कवियों द्वारा युद्धों का चित्रण, वीरता के यशोगान की अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से धारा प्रवाह ओजस्वी भाषा शैली में लिखा गया काव्य है। कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि राजस्थानी भाषा डिंगल में लिखा गया है और विशेष रूप से चारण कवियों के द्वारा लिखा गया है। इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, ओजस्वी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। आचार्य शुक्ल ने रासो ग्रंथों के आधार पर ही हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण वीर गाथा काल के रूप में किया था। तो ये बताया है आचार्य शुक्ल ने प्रथम काल वीर गाथा काल को बताया है और वो इन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पर ही बताया है। वीर गाथा काल में प्राप्त रासों की कुछ कृतियां यहाँ पर बताई जा रही है, जिनके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया। सबसे पहली है कृति खुमान रासो। खुमान रासो आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। खुमान रासो किसके द्वारा लिखा गया है? खुमान रासो दलपत विजय के द्वारा लिखा गया है। अगला हमीर रासो। हमीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखा गया है। बिसल देव रासो नरपत नालह के द्वारा लिखा गया है। परमाल रासो जगनिक के द्वारा लिखा हुआ है। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई के द्वारा लिखा गया है। और विजयपाल रासो नलसिंह के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर ये 6 रासों का नाम दिया गया है। खुमान रासो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खुमान रासो के बारे में। आदिकाल की इस रचना का समय 9वीं शताब्दी बताया जाता है। इसे चित्तौड़गढ़ नरेश खुमान के समकालीन कवि दलपत विजय के द्वारा रचित माना जाता है। तो इसके रचनाकार कौन है खुमान रासो के? दलपत विजय। कुछ विद्वान इसे 17वीं शताब्दी की रचना भी मानते हैं। इसमें 17वीं शताब्दी के राजा राजसिंह का वर्णन हुआ है, लेकिन 870 और 890 के समय बगदाद के धर्मगुरु खलीफा आल मामू के द्वारा चित्तौड़ पर किए गए आक्रमण का भी वर्णन है। इससे ऐसा लगता है कि 9वीं शताब्दी के बाद प्रक्षिप्त अंश बाद में जोड़े गए हैं, यानी कुछ अंश बाद में जोड़ दिए गए होंगे। लिखा तो खुमान रासो 9वीं शताब्दी में ही गया होगा, लेकिन कुछ अंश बाद में जोड़ दिए गए होंगे। इसमें खुमान द्वारा खलीफा को परास्त करने का वर्णन भी किया गया है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार की धारा भी इसमें देखने को मिलती है। इसकी भाषा कौन सी है? तो डिंगल भाषा है। संदेशा पिन साहिबा पाछो फिरिए न दे है, पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेह है। तो इस प्रकार से इसकी ये प्रमुख पंक्ति है। कौन से रासों की? खुमान रासों की। रचनाकार कौन है? दलपत विजय इसके रचनाकार हैं। 9वीं शताब्दी में लिखा हुआ माना जाता है। अगला है हमीर रासो। हमीर रासो के कवि सारंगधर कृत हमीर रासो रणथंबोर के राव हमीर देव की शौर्य गाथा का वर्णन है। इसका समय 13वीं शताब्दी माना गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1301 में रणथंबोर पर किए गए आक्रमण का वृतांत इसमें बताया गया है। प्राकृत पेंगलम में इसके कुछ छंद मिलते हैं। इसकी कृति उपलब्ध नहीं है। तो आपको याद रखना है हमीर रासो है, ये 13वीं शताब्दी का है। हमीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखा गया है। अगला है बिसल देव रासो, जो नरपति नालय ने लिखा है। इस कृति के रचयिता नरपति नालय ही। इसकी रचना कुछ विद्वानों ने विक्रमी संवत 1272 मानी है, जिसका प्रमाण इस कृति में स्वयं ने दिया है। बिसल देव रासो नरपति नालय ने लिखी और इसमें एक पंक्ति है, उसके आधार पर कहा जा सकता है 1272 मंझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नालह रसायन आरंभ भई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। तो ये इसमें खुद में ही ये पंक्ति लिखी हुई है, जिस आधार पर कहा जाता है कि इसका रचनाकाल 1272 हो सकता है, लेकिन अधिकतर विद्वान विक्रमी संवत 1212 में इसके रचनाकाल को स्वीकारते हैं। इसमें अजमेर के चौहान वंशीय राजा बिशल देव का विवाह है मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से हुआ मानते हैं, किंतु राजमती और बिसलदेव के मध्य आपसी कुछ संवाद विवाद हो गया था, जिसके कारण बिसलदेव राजमती को छोड़कर उड़ीसा चले जाते हैं और वहां वे 12 वर्ष तक वहीं रहते हैं। इस कृति में राजमती के विरह गाथा का वर्णन है। रानी राजमती नारी गरिमा से युक्त एक संस्कारिक स्त्री है
और बिसलदेव सामंती जीवन के लिए एक अभिमानी राजा है, यानी बिसलदेव एक अभिमानी शासक है और राजमती नारी गरिमा से युक्त एक संस्कारी स्त्री है। इस काव्य की भावभूमि निश्चल प्रेम एवं नारी स्वाभिमान की भावना से ओतप्रोत है। अगला है परमाल रासो। परमाल रासो जगनिक के द्वारा लिखा हुआ। कवि जगनिक कालिंजर यानी चंदेल राज्य के राजा परमार्दी देव का राजाश्री कवि था। इसी के यहाँ बनाफर शाखा के दो क्षत्रिय वीर हुए थे, आल्हा और उद्दल। इन दोनों वीरों के युद्ध में वीर गति प्राप्त होने पर जगनिक कवि ने अद्भुत शौर्य गाथा को काव्य में लिखा, इसीलिए इसको आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा गया है कई बार कि आल्हा खंड के नाम से कौन से रासो ग्रंथ को जाना जाता है, तो वो है परमाल रासो। इसकी रचना 13वीं शताब्दी की मानी गई है, किंतु इसकी प्रामाणिकता अभी भी संदिग्ध है। अगला है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो को मिश्र बंधुओं ने संवत 1355 का ग्रंथ माना है, जिसकी रचना किसने की है? नल सिंह ने की है। इसमें राजा विजयपाल की विजय यात्राओं का वर्णन है। कुछ विद्वान इसे 16वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। इसमें 42 छंद मिलते हैं, किंतु यह कृति अपूर्ण है। अगला पृथ्वीराज रासो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और फर्स्ट ग्रेड का जो नया सिलेबस आया इसमें स्पेशल इसका नाम दिया गया है पृथ्वीराज रासो का। तो वीर गाथा काल की सुप्रसिद्ध रचना चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एक विवादास्पद कृति है, यानी इसमें विवाद है। कोई तो कहते हैं प्रामाणिक है, कोई कहते हैं अर्ध प्रामाणिक है, कोई कहते हैं अप्रामाणिक है। तो पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण मिलते हैं। इससे पता लगाना कठिन हो जाता है कि इनमें से प्रामाणिक ग्रंथ है कौन सा। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर 2 पक्ष हैं। एक पक्ष जो उन्हें पूर्णतया अप्रामाणिक मानता है। तो अप्रामाणिक मानने वाले कौन कौन हैं, ये आपको ध्यान रखना है और याद भी रखना है। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले समर्थक हैं कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर बूलर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, वूलर और रामचंद्र शुक्ल, ये तो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये ग्रंथ है, ये अप्रामाणिक है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं, किंतु रामचंद्र शुक्ल इसे वीर गाथा काल की रचना मानते हुए इसके महत्व को नकार नहीं सकते। इन्होंने तो चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि माना और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। दूसरा पक्ष वह है जो इसे प्रामाणिक मानते हैं। ये तो कौन से जो अप्रामाणिक मानते हैं, और प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन हैं। इस मत के समर्थक हैं बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और मथुरा प्रसाद दीक्षित, मिश्र बंधु और कर्नल टोड। ये लोग हैं जो इनको प्रामाणिक मानते हैं। तो तीसरा पक्ष पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक भी मानता है। इस संबंध में आधुनिकतम एवं ठोस मत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। द्विवेदी का मत है कि रासो की संवाद शैली अन्य रासो ग्रंथों जैसे संदेश रासक से मिलती है। रासो में 12वीं शताब्दी की भाषागत प्रवृत्तियां मिलती हैं। यह शुद्ध ऐतिहासिक न होकर एक काव्य ग्रंथ के रूप में मिलता है। रासो में वे सर्ग प्रामाणिक हैं जिनका प्रारंभ सुखसुखी संवाद से होता है। ये प्रामाणिक अंश बाद में जोड़े गए हैं। चंद्रबरदाई ऐसे सहज प्रफुल्ल कवि के रूप में दृष्टिगत होते हैं जो विषम परिस्थितियों में भी जीवन रस सींचते रहते हैं। अतः द्विवेदी ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो एकदम अप्रामाणिक पुस्तक नहीं है। इसके कुछ प्रामाणिकता प्राप्त होती है, जैसे आरंभिक अंश, इच्छिनिक विवाह, शशि व्रत का गंधर्व विवाह है, संयोगिता का जन्म विवाह है। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो की कथा ऐतिहासिक है। चंद्रबरदाई चौहान वंशीय पृथ्वीराज चौहान के प्रिय सखा और दरबारी कवि थे। जब शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया, तब पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए चंद्रबरदाई स्वयं भी साथ में गए थे और शब्द भेदी बाण चलाने में कुशल पृथ्वीराज का कौशल गजनी में दिखाया था। इस शब्द भेदी बाण के पश्चात दोनों मित्रों ने वहीं प्राण त्याग दिए। इसमें पृथ्वीराज की वीरता, शौर्य और पराक्रम का सुंदर चित्रण किया गया है। इस कारण यह महाकाव्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा विस्तृत वर्णन है, तो ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है।
कहते हैं चंद पृथ्वीराज के साथ जाते समय अपने इस ग्रंथ को पुत्र जलहण के हाथों में सौंप गए थे। तो ये भी याद रखना है, ये ग्रंथ पूरा का पूरा चंद्रबरदाई ने नहीं लिखा था पृथ्वीराज रासो, बल्कि बचा हुआ भाग जलहण ने लिखा था। पुस्तक जलहण हत दे चली गजन नृपकाज। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि इसके पुत्र जलहण के द्वारा पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया गया था। आदिकाल की अन्य रचनाएं और कुछ कवि और हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।